Hello students, welcome to DCM classes. Today we'll be solving the 24th June 2022 shift 1 मैथ्स क्वेश्चंस 20 से लेके 30 तक, जो कि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन थे। अब ये जो क्वेश्चंस है, इसके पहले के क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, उनके पीडीएफ लिंक भी मैंने आपको दे दिए हैं, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं उनको कैसे सॉल्व किए गए, अपने रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हैं। 21 वाला क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। दिस इज द क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस यहाँ से लेके यहाँ तक सच दैट 2f(a) माइनस f(b) प्लस 3f(c) प्लस f(t) इज इक्वल टू 0। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या होता है ना, यहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइम लगता है एनालाइज करने में। तो इस ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो एक्चुअल एग्जामिनेशन में आपको वो से छोड़ देने चाहिए, क्योंकि क्या है ना कि गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। पर यहाँ पर मैंने एनालाइज करके दे दिया है, मैं आपको दिखाता हूँ किसका कैसे इसका आंसर आएगा। मान लेते हैं हम यहाँ पर ना एफ ऑफ सी की वैल्यू लेते हैं, और यहाँ पर लेते हैं एफ ऑफ ए की वैल्यू। तो यहाँ पर लिखते हैं नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बन सकते हैं। तो यहाँ पर मान लो आपने एफ ऑफ सी की वैल्यू जो है ना 0 रखी, और एफ ऑफ ए की वैल्यू आपने 1 रखी। तो आपके पास यहाँ पे जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2 माइनस एफ ऑफ बी इज प्लस एफ ऑफ डी इज इक्वल टू 0। यानी कि क्या बन जाएगा, ये 2 प्लस एफ ऑफ डी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी बन जाएगा। अब देखो एफ ऑफ आप यहाँ पर कैसे कैसे मैप कर सकते हो जो वैल्यूज होती हैं। मतलब ऑलरेडी आपने जो है, जब वैल्यू 0 1 से लेके आप जहाँ नीचे 10 तक जा रहे हो, तो आपने एफ ऑफ ए की वैल्यू मतलब 1 यूज कर ली, एफ ऑफ ए की वैल्यू 1 यूज कर ली, और एफ ऑफ सी की वैल्यू 0 यूज कर ली आपने। तो ये और दोनों तो हट गए। अब बचे क्या हैं, बचे हैं आपके पास 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये आपको मैप करने हैं। तो यहाँ पर जो आपकी जो वैल्यूज होंगी, जो एफ ऑफ डी, मतलब जब आप एफ ऑफ बी की वैल्यू 2 होगी, तो यहाँ 2 3 4 होगा। तो एफ ऑफ डी की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 2। मतलब एफ ऑफ बी की वैल्यू अगर, हाँ, एफ ऑफ डी की वैल्यू अगर 2 है तो एफ ऑफ बी की वैल्यू 4 होगी। यानी कि 2 विल बी मैपिंग टू 4, 3 विल बी मैपिंग टू 5, 4 will be mapping to 6, 5 will be mapping to 7, 6 will be mapping to 8 and 7 will be mapping to 9। ठीक है, और 8 will be mapping to 10। तो यहाँ पर आपके पास क्या हुआ कि आपके पास कितने फंक्शंस बने, वन वन फंक्शंस कितने बने आपके पास, वन वन फंक्शंस बने आपके 7, 1 ये, 2 3 4 5 6 7। मतलब इस तरह से आपको है ना, इस तरह से आपको चेक करना है, क्योंकि ये है, ये जो वैल्यूज हैं एफ ऑफ 2, ये आपकी एफ ऑफ डी की वैल्यूज हैं, और ये जो वैल्यूज हैं आपकी, ये आपकी एफ ऑफ बी की वैल्यूज हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप जब चेक करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ फंक्शन 1 से 7 बनेंगे। सिमिलरली अगर आपके पास एफ ऑफ ए की वैल्यू अगर 2 होती है, अगर मान लो आपने एफ ऑफ डी 1 की वैल्यू 2 रखी, तो आप जब कैलकुलेट करोगे ना, तो आपके पास जो टोटल फंक्शंस, तो अब क्या कंडीशन बन जाएगी, ये जो मैंने एनालाइज किया है, ये एनालाइज किया है फॉर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है, अब ऐसे ही अगर आप एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 2 के लिए एनालाइज करो, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 2 है, यानी कि एफ ऑफ ए की वैल्यू 2 हो गई। एफ ऑफ सी की वैल्यू आपने क्या रखी है, एफ ऑफ सी की वैल्यू यहाँ पर भी 0 है। तो यहाँ पर क्या है कि आपके पास जो कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी, 4 माइनस एफ ऑफ बी इज इक्वल टू 4 माइनस एफ ऑफ बी प्लस एफ ऑफ डी इज इक्वल टू 0। यानी कि क्या हो गया, 4 प्लस एफ ऑफ डी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी हो गया। ठीक, 0 आप यूज कर चुके हो, 2 आप यूज कर चुके हो। अब बचे नंबर्स, क्या नंबर्स बचे आपके, 1 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पर जब आप 1 यूज करते हो यहाँ पर, तो 1 किससे मैप होगा, मतलब एफ ऑफ डी की वैल्यू यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, एफ ऑफ डी की वैल्यू है सपोज ये है एफ ऑफ डी, और ये है एफ ऑफ बी। अगर ये आपकी वैल्यू 1 है एफ ऑफ डी की, तो उसके केस में क्या होगा, ये 5 से मैप करेगा। 2 है तो ये किससे मैप करेगा, 6 से मैप करेगा। 3 है तो ये 7 से मैप करेगा। 4 है तो ये 8 से मैप करेगा। 5 है तो ये 9 से मैप करेगा।
और 6 है तो 10 से मैप करेगा। पर यहाँ पर एक गलती हो गई है हमसे, क्या, हमने यहाँ पर 2 को इंक्लूड कर दिया। 2 तो ऑलरेडी आपका यूज हो चुका है ना नंबर, 2 एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 2 में आपने ऑलरेडी इसको यूज कर लिया है, तो ये चीज आपकी हो नहीं सकती। तो आपके पास टोटल कितने मैप्स बने, 1 2 3 4 5, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पर ये है कंडीशंस, इस तरह से ना, इस तरह से हम यूज कर रहे हैं एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 2, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1 को। और कोई दिक्कत हो रही है, नहीं सब सही है, हाँ। तो ये इस तरह से आप यूज कर रहे हैं चीजों को, तो यहाँ पर आपके पास 5 मैप्स बनेंगे, यानी कि आप 2 वाला ये वाला हटा सकते हो, तो 5 मैप्स बनेंगे। ऐसे ही जब आप एनालाइज करोगे तो आपके पास 3 के लिए कितने बनेंगे, 3 के लिए 3 मैप्स बनेंगे। और करस्पॉन्डिंगली जब 4 के पास आएंगे तो आप 4 के पास आपके पास 2 मैप्स बनेंगे, ठीक है। और कोई पॉसिबल इसके बाद मैपिंग नहीं हो सकती जब एफ सी की वैल्यू 0 है। अब एफ सी की वैल्यू, अब मान लो आपने 1 रखी, एफ ऑफ सी की वैल्यू 1, मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल दे दिए हैं आपको। अब आप आगे का जो एनालिसिस है ना, वो आपको करना पड़ेगा, आप कर लेना। अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे बोल देना। वैसे अब जब मैंने समझा दिया तो अब तो ईजी हो जाना चाहिए आपके पास, आपके लिए, है ना। अगर आप एफ सी इक्वल टू 1 रखते हो और एफ इसकी एफ ऑफ ए की वैल्यू अगर आप 0 रखते हो, तो आपके पास कितने टोटल मैप्स बनेंगे, यहाँ पर 6 मैप बनेंगे टोटल, ठीक है। और 2 के लिए फिर 2, और 3 के लिए 1, 1 मैप बनेंगे टोटल, मतलब फंक्शन कितने होंगे। अगर आप 2 रखते हो तो 2 में एफ ऑफ ए की वैल्यू जो होगी, एफ ऑफ ए की वैल्यू अगर आपकी 0 है तो यहाँ पर आपके पास कितने मैपिंग बनेंगी, 3 मैपिंग बनेंगी। और अगर एफ ऑफ इसकी ए की वैल्यू 0 मतलब 1 है तो यहाँ पर 1 बनेंगी। और 3 की वैल्यू अगर यहाँ पर अगर आपने एफ ऑफ सी की वैल्यू 3 रखी है तो, और ए की वैल्यू हो सकती है एफ ऑफ ए की, वो 0 है, और उसके केस में आपकी मैपिंग टोटल 1 बनेंगी। तो ये है एक्चुअली में, ये इसी को मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो, जो कि मैंने करके दिखाया है यहाँ पर कि कैसे। जब आप एफ ऑफ सी की वैल्यू मैंने किस किस के लिए कैलकुलेट दिखाया, करके दिखाया है, मैं आपको बता देता हूँ। ये जब एफ ऑफ सी की वैल्यू 0 है और एफ ऑफ ए की वैल्यू मैंने 1 रखी है, तो ये जो 7 आएगा, ये मैंने इसके लिए पहला केस कैलकुलेट किया है यहाँ पे। और दूसरा, जब एफ ऑफ सी की वैल्यू 0 है और एफ ऑफ ए की वैल्यू 2 है, तो नंबर ऑफ फंक्शंस 5 कैसे बनेंगे, ये मैंने कैलकुलेट करके दिखाया है आपको, ठीक है। बाकी के आप खुद कर सकते हो। और इसी में ही दिक्कत ये है कि इसी में ही आपको टाइम लगने वाला है, इसी में आपको टाइम लगेगा एक्चुअल एग्जामिनेशन में। तो इसीलिए अगर आपको ऐसे एनालिसिस में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आपको, तो आप इसको स्किप कर दो क्वेश्चन को। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को स्किप करना ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि ये आपका बहुत टाइम खा जाएगा। अगर आप इसको गोला मार दो, एग्जामिनेशन जब कंप्लीट हो जाए, मतलब सब क्वेश्चन आप कर लो, उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन पे आओ, तो वो ज़्यादा बेटर होता है। तो अब यहाँ पे क्या है कि इसकी वैल्यू 0 है। अब उसने टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस पूछे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस क्या करोगे आप, इन सबको ऐड कर दो, 7 + 5 12 15 17 23 25 26 29 30 31। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस आपके कितने बने, 31 फंक्शंस बन गए। तो यानी कि आपका जो आंसर होना चाहिए यहाँ पर 31 आंसर होना चाहिए, और ये है आपका 31 आंसर। ये 21st क्वेश्चन था। और ये मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये वाला क्वेश्चन लेंथीएस्ट क्वेश्चन है। लेंथीएस्ट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि एक बार आप एनालाइज कर लेते हो तो आपको टेबल बनानी पड़ेगी भाई। अब टेबल बनाने में आपको ये टाइम तो लगने वाला है। तो ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो एंड में, अब इसका और कोई तरीका नहीं है शॉर्ट तरीका जिससे कि आप शॉर्ट फॉर्मूले से सॉल्व कर लो, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Next question is, in an examination there are 5 multiple choice questions with 3 choices. 5 multiple choices question है with 3 choices out of which exactly 1 is correct. मतलब 3 choices हैं out of which 1 is correct. There are 3 marks for each correct answer, -2 marks for each wrong answer, and 0 marks if the question is not attempted. In the number of ways a student appearing the examination gets 5 marks. तो यहाँ पर क्या है कि मान लो, assume करो कि यहाँ पर if x is the number of correct answers
और y इज द नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स। तो यहाँ पर क्या होगा कि 3 मार्क्स, 5 मार्क्स उसको चाहिए, यानी कि 3 × x, कंडीशन ये बनेगी 3 × x माइनस 2 × y मस्ट बी इक्वल टू 5, ये आपकी पहली इक्वेशन होनी चाहिए। और दूसरा, क्योंकि 5 मल्टीपल चॉइस हैं तो आपके पास x प्लस वाई मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 5, इसलिए बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 5 मतलब कि वो मैक्सिमम 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है, 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है, उससे कम भी कर सकता है अगर वो किसी को अटेम्प्ट करे छोड़ देता है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपके पास, इसके लिए आपको पॉसिबल सॉल्यूशन देखना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर कितने आपने यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू क्या आएगी, मतलब पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं जिसको आप एस 3x - 2y, यानी कि कितने करेक्ट और कितने रॉन्ग वो कर सकता है। 3x - 2y इज इक्वल टू 5, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, अगर ये देखते हो आप तो यहाँ पर सॉल्व कर लो इसको। तो यहाँ पे यहाँ मैंने कर दिया 2x, मतलब 2 मल्टीप्लाई कर दिया इस इक्वेशन से, तो 3x + 2y इज इक्वल टू 5 हो गया, और ये हो गया हमारे पास 2x + 2y इज इक्वल टू 10 हो गया। तो यहाँ पर आपके पास क्या हुआ, 5x इज इक्वल टू 15 हो गया, यानी कि x की वैल्यू तो 3 आ गई और y की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। यानी कि अब x की वैल्यू ये है, और कोई वैल्यू अगर आप कहेंगे तो मतलब, और तो मतलब इसमें तो मुझे पता नहीं कि और कुछ आ सकता है, क्योंकि x = 3 और y = 2, ये है पॉसिबल सेट जिसमें x + y < 5 हो, और इसमें मतलब 3 करेक्ट करे और वो 2 रॉन्ग करे। ठीक है, ये है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर 5 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे, अब 5 में से करेक्ट होगा, मतलब चांसेस चांसेस दैट ही डज ए क्वेश्चन करेक्ट, मतलब एक क्वेश्चन उसका करेक्ट होता है, इसके चांसेस कितने करेक्ट, चांसेस ऑफ ए क्वेश्चन बीइंग करेक्ट, ये कितने हैं, ये 1 है। क्योंकि अगर आपके पास एक क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया और उसमें से आपके पास 3 चॉइसेस हैं, 3 चॉइसेस में से एक ही चॉइस करेक्ट होगी, ऐसा तो है नहीं कि अगर 2 चॉइसेस आपने करेक्ट, 2 चॉइसेस टिक करी तभी सही होगा। तो सिर्फ एक चॉइस होगी जो करेक्ट होगी और बाकी 2 चॉइसेस रॉन्ग होंगी, तो चांसेस ऑफ क्वेश्चन बीइंग करेक्ट इज 1 एंड बीइंग रॉन्ग इज 2, ये है। तो यानी कि आपके पास द नंबर ऑफ वेज स्टूडेंट अपेयरिंग इन द एग्जामिनेशन गेट 5 मार्क्स कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 5 में से 3 करेक्ट, मतलब उसने 5 अटेम्प्ट किए जिसमें से 3 रॉन्ग, 3 करेक्ट किए, 2 रॉन्ग थे, यानी कि 5c3 इंटू करेक्ट पावर 3 इंटू रॉन्ग पावर 2, तो ये होना चाहिए आपके टोटल नंबर ऑफ वेज। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 5 फैक्टोरियल/3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 4 होगा, यानी कि मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर लेता हूँ, 4 × 5/1 × 2 यानी कि 2 × 2 = 4, 40। तो यानी कि नंबर ऑफ वेज जो आपके हैं, नंबर ऑफ वेज जो रिक्वायर्ड है वो है 40, ये तो 40 इसका आंसर होना चाहिए। यूजुअली ये क्वेश्चन बनाया गया है, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ना, यूजुअली यूजुअली हमारे पास प्रोबेबिलिटी से आते हैं, प्रोबेबिलिटी में आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो हम जो बाइनोमियल टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसमें रॉन्ग है करेक्ट है उस टाइप का होता है, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ वेज पूछ लिया, अगर प्रोबेबिलिटी पूछता ना इसमें, तो आप क्या करते इसमें 1/3 2/3 करते और यहाँ पे बाई डिवाइड कर देते बाई 3 पावर 5 से, है ना, ऐसा होता है। ठीक है, तो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 23rd क्वेश्चन देखते हैं। 23rd क्वेश्चन इज लेट ए इज 3/√a, √a वेयर a इज ग्रेटर देन 0 बी ए फिक्स्ड पॉइंट इन द एक्स वाई प्लेन। अच्छा, तो पहले इसका एक एक्स वाई प्लेन बना देते हैं अपन, ये है एक्स वाई और ये है एक्स एक्सेस। अब जो पॉइंट ए है वो है आपका 3/√a, √a।
अब यहाँ पर क्या है कि इट इज ए फिक्स पॉइंट, द इमेज ऑफ ए इन वाई एक्सिस बी वी, मतलब कि यहाँ पर जब आपने वाई एक्सिस की इमेज ली वाई एक्सिस के अबाउट, तो क्या होगा कि ये एक्स, बस एक्स वाली चीज चेंज हो जाएगी, वाई चेंज सेम रहेगी, तो -3/√a, रूट ए आपका पॉइंट हो जाएगा डी। क्लियर। अब इसने बोला है कि द इमेज ऑफ, ये बी हो गया, एंड द इमेज ऑफ बी इन एक्स एक्सिस बी सी। अब बी की इमेज लेंगे आप एक्स एक्सिस में, तो यहाँ पर सी हो जाएगा। इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, सी विल बी -3/√a, -√a। क्लियर है। अब इसने क्या बोला है, इफ डी इज द पॉइंट इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, 1 2 3 4, यानी कि जो पॉइंट दिया हुआ है डी, इसने 3 cos थीटा ए साइन थीटा दिया हुआ है, दिस इज अ पॉइंट सच दैट द मैक्सिमम एरिया ऑफ ए सी डी का जो इसका ये है ए, इसको आप सी से कनेक्ट कर दो और इसको डी से कनेक्ट कर दो, तो इस ट्राइंगल का एरिया पूछ रहा है आपसे। इस 12 स्क्वायर यूनिट, इसका जो एरिया है ना ए सी डी का, ये इसने 12 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है, देन ए इज इक्वल टू व्हाट। अब हमें पता है कि जो एरिया ऑफ ए सी डी अगर आप निकालेंगे, तो ये तो भाई, ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत ही पहला और बहुत ही बेसिक रूल है, बेसिक फॉर्मूला, जो कि सबको पता होता है, आपको भी पता होगा, क्योंकि 1/2, देखते हैं, पता होगा कि देख लेना इसको, 1/2 इंटू, अब मैं इसका एरिया निकालूंगा, तो इसके एरिया में आप क्या लिखोगे, 3/√a, √a, सॉरी 3/√a, √a और 1, और -3/√a, -√a 1, और 3 cos थीटा, 3 cos थीटा है ये, हाँ ठीक है, 3 cos थीटा ए साइन थीटा 1। ये है आपका डिटर्मिनेंट जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है, तो ये इसका एरिया है। अब डिटर्मिनेंट को तो मैं सॉल्व भी कर सकता हूँ कि यहाँ पर अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाएंगी। कैसे सिंप्लीफाई हो जाएंगी, देखो यहाँ पर क्या होगा कि अगर मैं आर वन प्लस आर टू करूँगा, तो मेरे पास क्या होगा कि ये ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, और ये टू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3/√a, और ये बन जाएगा -√a, और ये बन जाएगा 1, और ये बन गया आपका 3 cos थीटा, ये बन गया ए साइन थीटा, और ये है तो 1 है ही। तो यहाँ पर बस मैंने इसलिए किया है डिटर्मिनेंट को इजी करने के लिए। तो यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगी मेरी, क्या हो जाएगी, हाफ इंटू 2 इंटू -3/√a इंटू ए साइन थीटा प्लस 3√a कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा कि आप जब इसका एरिया निकालोगे, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, इसको मैं, ये कैंसिल हो गया, तो ये 3√a तो बाहर आ जाएगा, 3√a इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया। अब इसको अगर आप देखेंगे तो इसकी जो वैल्यू है ना, ये आपको मैक्सिमम दिया हुआ है ए सी डी, दिस एरिया इज मैक्सिमम, यानी कि 3√a। अब यहाँ पर क्या होता है, इंटू √2 आप करोगे, तो ये जो वैल्यू होती है ये बन जाएगी कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी, यानी कि कॉस थीटा इंटू साइन π/4 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस π/4। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि दिस इज 3√2a इंटू साइन ऑफ थीटा माइनस π/4। अब थीटा माइनस π/4, साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो इसकी, यानी कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी 3√2a, जो कि हमें कितनी दी हुई है, वो 12 यूनिट दी हुई है। अब दिस इज 12 यूनिट, यानी कि आपके पास क्या होगा, 3√2a इज इक्वल टू 12 यूनिट, यानी कि √2a इज इक्वल टू 4 यूनिट, तो 2a इज इक्वल टू 16, यानी कि a इज इक्वल टू 8। तो आपके पास जो a की वैल्यू होनी चाहिए वो 8 होनी चाहिए, तो योर आंसर शुड बी 8। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
अब ये क्वेश्चन क्या है 24, लेट ए लाइन हैविंग द डायरेक्शन रेशियो दिस। मान लेते हैं ये 3D का क्वेश्चन है, ये 3D मानना नहीं है, 3D का ही क्वेश्चन है। मान लेते हैं एक लाइन यहाँ पर ये वाली है। अब इसके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो 1,4, 1,-4,2 दिया हुआ है। और एक लाइन जो है वो एक लाइन आपकी ये मान लिया, और एक और लाइन है जो कि आप दूसरी ऐसे मान सकते हो। क्लियर। अब ये जो लाइन है ये यहाँ पर इसको ए और बी दो पॉइंट पे कट करती है, दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई है आपसे। अब जो लाइन वन है, ये दिस इज लाइन वन, दिस इज लाइन टू, ये है हमारी लाइन वन और ये है हमारी लाइन टू। तो यहाँ पर इस लाइन वन पे कोई भी पॉइंट मैं ऐसा ले सकता हूँ, बिकॉज लाइन वन इज, इसका पहले सॉल्यूशन लिख देते हैं यहाँ पे। लाइन वन पे मैं कोई सा भी पॉइंट ऐसे ले सकता हूँ, x-7 इज इक्वल टू 3, y-1 इज बाई -1 इज इक्वल टू z+2/1, है ना। इस पर जो कोई भी पॉइंट मैं कैसे लिख सकता हूँ, अगर मैंने मान लो मैंने इसको a मान लिया, तो यहाँ पर क्या हुआ, x इज इक्वल टू 7+3 हो जाएगा, और y इज इक्वल टू 1 - a हो जाएगा, और z इज इक्वल टू a-2 हो जाएगा। क्लियर। यानी कि जो कोऑर्डिनेट ऑफ ए हो जाएंगे, ए के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो हो जाएगा 7+3a, 1 - a और a-2। करेक्ट। अब ऐसे ही जो दूसरी जो लाइन दी हुई है वो क्या दी हुई है हमें, x/2, ये है L1 का खेल। L2 जो है x/2 इज इक्वल टू y-7/3 इज इक्वल टू z/1 दिया हुआ है। इसको मान लेते हैं b। इसके इस लाइन के ऊपर कोई भी एक रैंडम पॉइंट अगर मैं लेता हूं तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x इज इक्वल टू 2b, y इज इक्वल टू 7+3b और z इज इक्वल टू b। तो यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ b मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2b, 7+3b और b ले सकता हूं मैं। अब मुझे ये दिया हुआ है कि एक चीज मेरे पास है कि यहाँ पर जो ए बी के जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे, तो मैं यहाँ पर इसको देखो कैसे करता हूँ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। डीआर ऑफ ए बी, अगर मैं ए बी के डीआर निकालूं तो वो क्या होंगे, x2-x1, y2-y1, z2-z1, ये तरीका आपको आता होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये इसके डीआर होंगे 2b-7-3a, या फिर 2b-7-3a, कॉमा 7+3, मतलब 7-1 करूंगा तो ये 6 हो जाएगा, 6+3b+a, और b-a+2, ये हो जाएंगे इसके ए बी के डीआर। अब ये जो है ये डीआर हमें दिए हुए हैं 1, इस लाइन के, ये ए बी के जो डीआर हैं इसके लाइन के डीआर हैं 1, -4, 2, यानी कि ये कांस्टेंट रेशियो में होंगे, है ना। डीआर कांस्टेंट रेशियो में होंगे ए बी और इसके। तो यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ कि 2b-7-3a/1 इज इक्वल टू 6+3b+a/-4 इज इक्वल टू b-a+2/2। तो अब मैं इन दोनों को यूज करके ना दो इक्वेशन बनाऊंगा। अगर मैंने इसको यूज किया, मतलब पहला, अगर मैंने पहला इसको यूज किया, इस चीज को यूज किया, तो पहले यहाँ पर अगर मैं यूज करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, -8b+28+12a इज इक्वल टू 6+3b+a। तो यानी कि आपके पास क्या हुआ, 11b-11a इज इक्वल टू 22, यानी कि b-a इज इक्वल टू 2। ये एक इक्वेशन आ गई आपके पास। अब सिमिलरली मैं दूसरी एक इक्वेशन बनाऊंगा, किन दोनों को यूज करके, इनको यूज करके, इसको और इसको यूज करके। ओके। तो जब मैं इसको और इसको यूज करके बनाऊंगा, ये मेरी पहली बन गई, और दूसरी इक्वेशन भी बना लेते हैं। तो इससे क्या होगा आपके पास, तो यहाँ पर 12 + 6b + 2a
इज इक्वल टू -4b प्लस 4a माइनस 8। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपके पास क्या आया, 10b माइनस 2a, 10b माइनस 2a इज इक्वल टू -20, यानी कि 5b माइनस a इज इक्वल टू -10। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a माइनस 5b इज इक्वल टू 10। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब 1 एंड 2 को सॉल्व करो। 1 एंड 2 को अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 1 एंड 2, ये डायरेक्शन ले लो, ये है डायरेक्शन, है ना, पहले यहाँ फिर यहाँ और फिर यहाँ। तो जब आप 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे तो 1 एंड 2 को सॉल्व करने पर आपके पास क्या आएगा, -4b इज इक्वल टू 12, यानी कि b की वैल्यू क्या आ गई, -3, और a की वैल्यू क्या आएगी, -5। d की वैल्यू -3 है, -3 -2 इज इक्वल टू -5। तो ये दो वैल्यूज आपके पास आ गई। अब आपके पास क्या हुआ, अब आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे, यानी कि आपका जो पॉइंट ए है वो पॉइंट ए क्या बन गया, पॉइंट ए विल बी 7 + 3 इंटू -5, कॉमा 1 माइनस ऑफ -5, कॉमा -5 -2। ठीक है, तो यहाँ पर ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, -8, कॉमा 6, कॉमा ये -2 है ना, -7। हाँ, तो ए के कोऑर्डिनेट आपने यहाँ पर ये निकाल लिए, और ऐसे ही अब आप बी के कोऑर्डिनेट निकालना। तो बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -6, कॉमा 7 + 3 इंटू -3, कॉमा -3, यानी कि -6 -2 -3, ये आपके बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए। क्लियर। अब आपको क्या करना है, आपको पूछा है क्वेश्चन में, क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट। तो ए बी स्क्वायर तो निकालना आसान है। तो ए बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू वॉट, ए बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो आप, क्या होगा वो, -6 + 8 होल स्क्वायर प्लस -2 - 6 होल स्क्वायर प्लस -3 + 7 होल स्क्वायर, है ना, डिस्टेंस का फॉर्मूला, x2 - x1 होल स्क्वायर y2 - y1 होल स्क्वायर z2 - z1 होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा, ये हो गया 4, ये 64 + 16, तो ये क्या हो गया, ये दो टोटल सम हो गया आपका, ये हो गया 80, 4 + 80 इज इक्वल टू 84। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 84 आ गया। दिस इज योर आंसर। तो ये हुआ है, ये ऐसे हुआ है क्वेश्चन। अब ये डेफिनेटली थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि इसीलिए मैथमेटिक्स को लंबा कहते हैं। मैथमेटिक्स, ये चीज़ें छोटी तब होती हैं जब आप कई चीज़ें मेंटली कैलकुलेट करते हो। मैथमेटिक्स में अगर आप मेंटली कैलकुलेट नहीं कर रहे हो ना तो फास्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए फिजिक्स और केमिस्ट्री को जो है ना, अगर आपको 100% मार्क्स स्कोर करने हैं तो फिजिक्स और केमिस्ट्री को जल्दी से जल्दी टाइम में कैलकुलेट करो। पहले केमिस्ट्री और फिर उसके बाद फिजिक्स 1.5 आवर में कंप्लीट कर लो, और एक्स्ट्रा 1.5 आवर लेके रखो मैथमेटिक्स के लिए, तब आप 100% पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25, द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। अब ये जो टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, इसमें बच्चों को बहुत डर लगता है। इसमें मैंने पर्सनली देखा है कि जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही डरते हैं। लेकिन मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि ये जो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको अगर आपको अटेम्प्ट करना है तो इससे पहले, सबसे पहले तो आपके दिमाग में हेस्ट नहीं होना चाहिए। हेस्ट मतलब तेजी, स्ट्रेस। आपको बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, लेकिन ये क्वेश्चंस और फंक्शंस के जो क्वेश्चंस होते हैं इनको बड़ी ध्यान से करना चाहिए। और स्टेप फंक्शन तो जेई के जो प्रोफेसर्स हैं उनके लिए ये सबसे लविंग सब्जेक्ट है, सबसे ज़्यादा प्यार है उनको इससे, स्टेप फंक्शन से। तो स्टेप फंक्शन को तो वो कभी देना भूलते नहीं है। तो आपको जो है ना, स्टेप फंक्शन को तो हमेशा प्रिपेयर कर लो, जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो ना उतना स्ट्रॉन्ग प्रिपेयर कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, कुछ भी कर लो। ये एक आ गया, एक आना ही आना होता है किसी ना किसी शिफ्ट में, तो ये आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, चेक करते हैं यहाँ पर क्या है, जो सॉल्व कैसे करेंगे इसको। नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द फंक्शन
ये तीन मतलब पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो मैं देख पा रहा हूँ, ये 3 पॉइंट, 2 पॉइंट तो मुझे दिख रहे हैं। एक तो पॉइंट है मेरा ये -1, और एक पॉइंट है 1 जहाँ पर मुझे चेक करना चाहिए इसकी कंटिन्यूटी को। अब कैसे चेक करूंगा मैं कि अगर मैं when x इज इक्वल टू -1, when x इज इक्वल टू -1, तो f ऑफ -1 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो होगी मॉड ऑफ 2 -3 इंटू -1 -7। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी तो 2 + 3 -7, तो -2 मॉड -2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। यानी कि f ऑफ -1 की जो वैल्यू है वो 2 है। और दूसरा f ऑफ 1 की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ एट x इज इक्वल टू 1। f ऑफ 1 की जो वैल्यू हो जाएगी, f ऑफ 1 की जो वैल्यू है वो होगी मेरी मॉड ऑफ 1 + 1 प्लस मॉड ऑफ 1 - 2 विच इज इक्वल टू 2। 1 - 2 इज -1, मॉड ऑफ -1 इज ऑल्सो 1, तो दिस इज इक्वल टू 3। अब आप देखो कि यहाँ पर इसकी वैल्यू मतलब -1 पर स्टेप की वैल्यू, मतलब अब अगर मैं देखता हूँ स्टेप वाले फंक्शन पे आता हूँ, फंक्शन जो स्टेप वाला फंक्शन है व्हेन x लाइज बिटवीन, अगर मैं इसको लिख देता हूँ कि फिर अगर x बिलोंग्स टू -1 से लेके 1, तो इसके केस में जो मेरा जो स्टेप फंक्शन है वो किसके किसके बीच में जाएगा। देखो अगर मैंने यहाँ पर -1 की वैल्यू रखी, तो -1 के केस में क्या होगा, -1 के केस में स्टेप फंक्शन हो जाएगा मेरा -4 इंटू -1 होल स्क्वायर -1, इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी स्टेप ऑफ 3, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। और अगर मैं देखता हूँ कि -1 से लेकर 1 के बीच में, तो मेरे पास जो 0 की वैल्यू है उस पर मिनिमम वैल्यू आनी चाहिए, यानी कि 4 इंटू 0 स्क्वायर -1, ये स्टेप ऑफ -1 जो होता है ये होता है -1। यानी कि जब x बिलोंग्स टू -1 और 1 के बीच में हो रहा होता है, तो उसके केस में मेरी जो वैल्यू आती है वो आती है, मतलब f ऑफ x जो बिलोंग करता है, मेरा f ऑफ x बिलोंग करता है -1 से लेके 3 तक। तो यानी कि पहली बात तो, और ये आपको पता है कि जो फंक्शन होता है जब इस पर 3 पर है, ये मैक्सिमम वैल्यू है 3 पर, ये डिसकंटिन्यूस होगा आपका जो ये फंक्शन है। तो यहाँ पर क्या होगा कि एफ, एक तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मुझे मिल गया है, क्योंकि यहाँ पर जो 3 एफ ऑफ 1 पर जो वैल्यू है, एफ ऑफ -1 पे जो वैल्यू है वो 2 है। मतलब एफ ऑफ 1 पर अगर यहाँ से देख रहे हैं अपन, तो एफ ऑफ 1 की जो वैल्यू है ये तो आपकी वैल्यू आ रही है 3, लेकिन इसकी जो वैल्यू आ रही है वो -1 पे 3 आ रही है, या फिर 1 पर 3 आ रही है एफ ऑफ 1 पर, जो कि एक्चुअली में 3 इंक्लूडेड नहीं है। 3 पर जो स्टेप फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस हो जाता है। 3 जब पॉइंट आता है ना, जो आपको पता होगा स्टेप फंक्शन के बारे में, स्टेप फंक्शन ऐसे चलता है। तो जैसे ही जो तो पॉइंट 3 आएगा, 3 पॉइंट पर ये अपने आप को ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा, तो एक्चुअली 3 इंक्लूडेड नहीं रहेगा इसमें। तो इसलिए मैंने 3 इंक्लूडेड नहीं करा है। तो यानी कि एट x इज इक्वल टू 1, यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो 3 नहीं होगी, ये डिसकंटिन्यूड होगा यहाँ पर। तो पहला पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या हो गया, x इज इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, पहली लाइन तो ये हो गई आपकी। तो एक पॉइंट तो आपका यहाँ पर आ गया है। अब दूसरे पॉइंट आते हैं, यहाँ पर हमें पता है कि स्टेप फंक्शंस के बारे में। स्टेप फंक्शन क्या होता है, स्टेप फंक्शन कहाँ कहाँ पर डिसकंटिन्यूस होता है, वो डिसकंटिन्यूस होता है जब भी जब जब आपकी वैल्यू जो है ना, मतलब स्टेप की जो वैल्यू होगी, यहाँ पर जो स्टेप एक्स फंक्शन होगा वो हर एक जो वैल्यू होती है, जैसे यहाँ पर 0 1 2 3, हर एक पॉइंट पे ना डिसकंटिन्यूस होता है। तो वो पॉइंट जहाँ पर ये जो इसकी वैल्यू 4x² - 1 की, स्टेप 4x² माइनस यानी कि 4x² - 1 की जो वैल्यू है, वो जहाँ पर भी
कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, -1 से लेके 3 तक के बीच में लाई कर रहा है। तो जहां तक कि इसकी वैल्यू 0 या फिर 1 या फिर 2, 3 इंक्लूडेड नहीं है, तो और -1 ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है, मतलब -1 की वैल्यू इसलिए आ रही है क्योंकि वो जीरो, -1 से 0 के बीच में लाई कर रहा है। -1 से 0 के बीच में ये लाई कर रहा है, इसलिए उसकी वैल्यू -1 आ रही है। तो ये एक्चुअली में -1 इंक्लूडेड नहीं है, -1 इंक्लूडेड नहीं है आपका, 0 से लेके 0 है, 0 पे डिसकंटिन्यूस होगा, ये 1 पे डिसकंटिन्यूस होगा और 2 पे डिसकंटिन्यूस होगा। तो यानी कि आपके पास जो x की जो पर्टिकुलर वैल्यूज हो सकती हैं वो 4x² - 1 इज इक्वल टू 0 के लिए, यानी कि x² इज इक्वल टू प्लस और सॉरी, यानी कि x की वैल्यू हो गई एक तो +or-1/2, और दूसरा 4x² - 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि x² इज इक्वल टू x इज इक्वल टू +or-1/√2, और तीसरा 4x² - 1 इज इक्वल टू 2, यानी कि x² इज इक्वल टू x इज इक्वल टू +or-√3/2। यहाँ पर तो आपके पास टोटल वैल्यूज कितनी हो गई, x इज इक्वल टू 1 इज ए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और ये 6 वैल्यूज, ये और ये। तो आपके जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या क्या हो गए, टोटल टोटल नंबर्स काउंट करोगे तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, तो टोटल 7 हो गए। तो 7 इज द आंसर। अब ये उसका आंसर होना चाहिए। ये थोड़ा सा एनालिसिस मांगता है, तो आपको इसकी ना स्टेप फंक्शन की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। स्टेप फंक्शन को तो आप कभी मिस मत करना। तो यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ कि इम्पॉर्टेंट इज स्टेप फंक्शन। स्टेप फंक्शन को जो अगर आप वीक हो आगे इसमें, तो स्टेप फंक्शन को छोड़ो मत। स्टेप फंक्शन इज कंसिडर टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हर बार पूछा जाता है। तो स्टेप फंक्शन को आप पहले जरूरी से प्रिपेयर कर लेना नेक्स्ट जून जुलाई अटेम्प्ट के लिए। और अगर 11th के बच्चे देख रहे हैं तो आपके पास तो बहुत टाइम है, आप तो आराम से स्टेप फंक्शन को 1 महीने तक प्रिपेयर करते रहो, क्योंकि इसके बहुत क्वेश्चन करो, क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। अभी क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लेट एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस -π/2 टू π/2। अब जैसे ही आप ये देखते हो तो पहले ही आपकी चीज में दिमाग में आना चाहिए आइडिया, ये ऑड इवन फंक्शन वाला खेल है। साइन थीटा प्लस पी कॉस थीटा एफ ऑफ टी 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 एंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे कि एफ ऑफ थीटा आपको दिया हुआ है, एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा के टर्म्स में एक साथ लिख लेता हूँ। तो साइन थीटा इंटू 1 प्लस -π/2 से लेके π/2 एफ ऑफ टी डी टी हो गए, प्लस कॉस थीटा। अगर मैं कॉस थीटा कॉमन लेता हूं तो कॉस थीटा इंटू -π/2 से लेके π/2 टी एफ ऑफ टी डी टी हो जाएगा ये। ठीक है। अब इसको अपनी सिंप्लीसिफिकेशन के लिए ना आप क्या करो कि इसको आप p ले लो, ये है p, p इज इक्वल टू वन प्लस -π/2 से लेके π/2 एफ ऑफ टी डी टी, या और a ले लो, और b इज इक्वल टू क्या हुआ, b इज इक्वल टू -π/2 से लेके π/2 टी एफ ऑफ टी डी टी, ये अज्यूम कर लो। तो आपका एफ ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर आपके पास क्या हुआ, अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि जब यहाँ पर इसको, अब इनको सॉल्व कर, इनको यूज करो, इसको सॉल्व करो 1 और 2 को। जब आप 1 लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, a इज इक्वल टू 1 प्लस -π/2 से लेके π/2 तक एफ ऑफ टी क्या है, यहाँ पर आपके पास आएगा a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, क्योंकि ये t है तो ये हो जाएगा a साइन टी प्लस b कॉस टी इंटू डी टी। ठीक है। अब और दूसरा जो दूसरी इक्वेशन होगी वो क्या होगी, दूसरी इक्वेशन जब आप देखेंगे तो दूसरी इक्वेशन में क्या है कि b इज इक्वल टू -π/2 से लेके π/2 टी इंटू ए साइन टी
प्लस बी कॉस टी इंटू डी टी, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, ये ना ये वाला जब देखोगे लेफ्ट वाला जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ ए वाला, अब इसमें क्या है कि ये साइन टी जो है ये ऑड फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन हमेशा जीरो हो जाते हैं, तो यानी कि ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन प्लस बी माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू तक कॉस टी डी टी हो जाएगा, क्योंकि ऑड फंक्शन जीरो होते हैं, ये हमें पता है प्रॉपर्टी में इंटीग्रल की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू वन प्लस बी साइन टी माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये ए इज इक्वल टू वन प्लस बी इंटू साइन पाई बाई टू इज वन माइनस ऑफ साइन पाई बाई टू, माइनस ऑफ माइनस वन यानी कि प्लस वन, यानी कि ए इज इक्वल टू वन प्लस टू बी, आपकी एक इक्वेशन आ गई जो आपके लिए यूजफुल होगी। एक इक्वेशन आप उधर से निकालोगे, तो ये दूसरी इक्वेशन बी इज इक्वल टू आप क्या करोगे, दिस इज माइनस ए माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू टी साइन टी डी टी प्लस बी माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू टी कॉस टी डी टी। अब यहाँ क्या है, यहाँ पर आप जब देखोगे ना तो ये वाला जो फंक्शन है, क्योंकि कॉस टी फंक्शन है ये इवन है, अब ये अगर फंक्शन पूरा का पूरा देखा जाए तो ये वाला फंक्शन ऑड हो जाता है, तो इसकी वैल्यू जो है ना, इसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। अब ये वाला जो यहाँ पर क्या था, ये ऑड था और ये इवन था। यहाँ पर क्या है कि साइन टी भी ऑड है और टी भी ऑड फंक्शन है, तो ऑड इंटू ऑड माइनस वन इंटू माइनस वन ये प्लस वन हो जाता है, यानी कि ये जो टोटल फंक्शन है ये इवन फंक्शन हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू जीरो हो गई। तो आपके पास बी की वैल्यू जो आप कैलकुलेट करोगे, दिस विल बी इक्वल टू ए इंटू टू इंटीग्रल जीरो टू पाई बाई टू, जिसको आप ऐसे कर सकते हो, है ना, टू इंटीग्रल पाई बाई टू, अच्छा मैंने वहां पर यूज नहीं किया था, ये टू इंटीग्रल पाई बाई टू इंटू टी साइन टी डी टी हो जाएगा। अब इसमें क्या करोगे आप, b इज इक्वल टू टू ए, अब यहाँ पर इसको आप सॉल्व करने के लिए इंटीग्रल बाई पार्ट्स यूज कर सकते हो, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज योर सेकंड फंक्शन, तो टी साइन टी इंटू माइनस कॉस टी, ये आपका जीरो से लेके पाई बाई टू तक जाएगा, तो यहाँ पर माइनस इंटीग्रल जीरो से लेके पाई बाई टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस कॉस टी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा डी टी। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये क्या आएगा, b इज इक्वल टू टू ए, इसकी जो वैल्यू है पाई बाई टू ये जीरो हो जाएगा, जीरो ये जीरो हो जाएगा, प्लस जीरो से पाई बाई टू ये साइन टी जीरो से लेके पाई बाई टू, तो इसकी वैल्यू साइन पाई बाई टू वन हो जाएगी, तो यानी कि b इज इक्वल टू टू ए हो गया। ये दूसरी कंडीशन आपने निकाल ली। अब b इज इक्वल टू टू ए हो गया और यहाँ पर a इज इक्वल टू वन प्लस टू बी, इन दोनों का आपस को आप आपस में सॉल्व करेंगे, तो a इज इक्वल टू वन प्लस ये, इसको थ्री मान लो और इसको फोर मान लो, तो थ्री और फोर को आप जब आपस में सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, a इज इक्वल टू वन प्लस टू इंटू टू ए, यानी कि a इज इक्वल टू वन प्लस फोर ए, यानी कि माइनस थ्री ए इज इक्वल टू वन, तो a की वैल्यू आई मेरे पास माइनस वन बाई थ्री और b की वैल्यू क्या आई, माइनस वन बाई थ्री माइनस वन अपॉन वन बाई टू, यानी कि माइनस फोर बाई टू इंटू थ्री, तो यानी कि माइनस टू बाई थ्री वैल्यू आ गई मेरी, तो b की वैल्यू आ गई माइनस टू बाई थ्री। अब a और b की आप वैल्यू निकाल चुके हैं, अब आपको करना चाहिए वो इंटीग्रल जो ऊपर उन्होंने दिया हुआ है, जीरो से पाई बाई टू एफ ऑफ थीटा डी थीटा। तो यानी कि यहाँ पर मैंने बहुत बार यानी कि बोल दिया, यहाँ पर जीरो से लेके पाई बाई टू एफ ऑफ थीटा डी थीटा कैलकुलेट करना है। एफ ऑफ थीटा की वैल्यू जो थी वो क्या थी, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, यानी मतलब ये क्या हो गया, जीरो से लेके पाई बाई टू ए कॉस थीटा, मतलब ए की वैल्यू है हमारी माइनस वन बाई थ्री कॉस थीटा माइनस टू बाई थ्री साइन थीटा इंटू डी थीटा। मैंने गलत लिख दिया, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा होते हुए
तो यहाँ पर -1/3 इंटू दिस इज माइनस कॉस थीटा 0 से π/2 -2/3 साइन थीटा 0 से π/2। इसको आप सॉल्व कर लो तो आपका आंसर आना चाहिए -1/3। दिस इज माइनस बाहर ले लिया, कॉस π/2 इज 0 माइनस कॉस थीटा कॉस 0 इज 1, तो ये हो गया -2/3 साइन π/2 इज 1 साइन 0 इज 0। तो यानी मतलब इसका आपके पास क्या आ गया, -1/3 इंटू 1 -2/3 1/3 यानी कि -1/9 आ गया। पर आपसे क्या पूछा गया है, आपसे इसका मॉड्यूलस पूछा गया है, तो इसका मतलब -1/9 का मॉड्यूलस 1/9, तो 1/9 आपका आंसर होना चाहिए। या मतलब मॉड्यूलस ऑफ 0 से π/2 एफ ऑफ थीटा डी थीटा इज इक्वल टू 1/9। अब मैं ये देख रहा हूँ कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई है, क्योंकि इतना लंबा जब सॉल्व होता है ना क्वेश्चन, तो उसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इसका जो आंसर होना चाहिए ये 1/9 होना चाहिए। मुझसे एक गलती हुई है यहाँ पर इस कैलकुलेशन में। यहाँ पर इसको यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ एक एरर मुझसे क्या हुआ है कि -1/3 इंटू ये 0 है, ये 1 हो जाएगा, -2/3 इंटू 1 -0 हो जाएगा, और मैंने बाहर कर दिया था -1/3 -2/3। तो यानी कि मतलब इसके ये मॉडुलस पूछ रहा है आपसे। तभी मुझे लग रहा था कि मुझे कोई मिस्टेक हुई है। तो ये हो गया 3/3 यानी कि 1 आ गया। ये है आपका करेक्ट आंसर। 0 से π/2 एफ ऑफ थीटा डी थीटा इज इक्वल टू 1। दिस इज योर करेक्ट आंसर। कि जब न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में आपसे आंसर पूछा गया है ना, तो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में आपसे जो आंसर आएगा ना वो मतलब 1/9 इस तरह से नहीं आना चाहिए। आपका आंसर 1 4 3 5 इस तरह से आना चाहिए। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। ये चीज़ सॉल्व हो चुकी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 27 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा लग रहा है मुझे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपसे पहले से ये दिया हुआ है मैक्सिमम वैल्यू। मतलब फंक्शन आपके पास क्या है, 9 - x² बाई 5 - x। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 0 से 2 के इंटरवल में अल्फा है, और 0 से 2 के इंटरवल में मतलब आपका जो x है ना, x वो 0 से लेके 2 के बीच में लाई कर रहा है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, एफ ऑफ एक्स आपका यहाँ पर ये है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो x² - 9/x - 5 कन्वीनियंस के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा ना कि पहली बात तो इसके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालो आप। पहले पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने के लिए आपको एफ डैश एक्स करना पड़ेगा। इन्फ्लेक्शन मतलब जहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होती है। तो अब x - 5 इंटू 2x -x² - 9 इंटू 1 बाई x - 5 होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि दिस विल बी इक्वल टू 0। इसका मतलब 2x² -10x -x² +9 बाई x - 5 स्क्वायर हो जाएगा। दिस मस्ट बी इक्वल टू 0, यानी कि x मस्ट नॉट बी इक्वल टू 5, एक चीज आ गई। और दूसरा x² -10x +9 इज इक्वल टू 0, यानी कि x² -9x -x +9 इज इक्वल टू 0। x इंटू x -9 -1 इंटू x -9 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू या तो 1 हो सकती है या फिर 9 हो सकती है। अब हमारा इंटरवल तो 0 से 2 का है, तो इसका मतलब हमारे पास जो एक्सेप्टेबल वैल्यू है वो सिर्फ 1 है 0 से 2 के इंटरवल में। तो यहाँ पर जो हमारे पास मैक्स वैल्यू आएगी, मैक्स वैल्यू इस पर ही आनी चाहिए। अब अगर आप इसको एफ डबल डैश एक्स करते हैं, इस फंक्शन को आप अगर एफ डबल डैश एक्स करेंगे, तो यहाँ पर एफ डैश एक्स तो आपने निकाल लिया,
एफ डैश एक्स क्या है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 अपॉन एक्स माइनस 5 होल स्क्वायर। एफ डबल डैश एक्स करेंगे तो फिर उसके बाद और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, लेकिन आपको ये पता चलेगा कि x इज इक्वल टू 1 पे। अब इस इंटरवल में देखो, इस इंटरवल में आपके पास एक तो x की वैल्यू 0 है, 2 है, 1 है, तो थोड़ा सा इंस्पेक्शन करके देख लो। एफ ऑफ 1 की जो वैल्यू है, एफ ऑफ 1 पे आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 8/4 आएगी, यानी कि एफ ऑफ 1 पे 2 वैल्यू आएगी, एफ ऑफ 1 पे 2 आएगी। और अगर कोई भी वैल्यू लेते हो, मतलब 0 पे अगर आप लेते हो, तो वो एफ ऑफ 0 पे आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी, वो 9/5 आएगी, विच इज लेस देन 2, है ना। और अगर कोई भी और दूसरी वैल्यू लेंगे, मतलब एफ ऑफ 2 लेंगे, 2 पे तो हो ही नहीं सकता मैक्सिमम वैल्यू, तो यहाँ पर 0 पे आ नहीं रही, 2 पे आ नहीं रही, 2 पे क्या आएगी, एफ ऑफ 2 पे देख लेते हैं एक बार। एफ ऑफ 2 पे जो आएगी 5/5 - 2, 5/3 हो गई, तो 5/3 आ जाएगी आपकी, है ना, ये भी लेस देन 2 है। तो इसका मतलब जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है ना, मैक्सिमम वैल्यू 1 पर है, यानी कि मैक्सिमम अल्फा की वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, अल्फा मस्ट बी 2। ये पहली चीज आपके पास आ गई है, हाई इंस्पेक्शन। नहीं तो आप डिफरेंशिएट करते रहो, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो फाइंड आउट करोगे एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 आएगा, एक्स इक्वल टू 2 पर। दूसरा, मिनिमम वैल्यू निकालनी है आपको 0 से लेकर 2 तक। तो मिनिमम वैल्यू जब आप निकालेंगे, तो मिनिमम वैल्यू अगर आप देखें तो मैंने 0, 2 और 1 पे देखी है, 1 पे तो मैक्सिमम वैल्यू आ गई ये चीज। अब इन दोनों में से 9/5 और 5/3 में से कौन छोटा है, अगर आप देखें तो ये 5/3 की वैल्यू है 1, है ना। मतलब कंपेयर कर लो इसको, 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5/3, 3 × 5 कर लो, इंटू 5 कर लो, तो ये हो जाएगा 25/15। और ये क्या होगा, ये होगा 27/15। तो बड़ा कौन हुआ, 9/5, छोटा कौन सा हुआ, 5/3। तो इसका मतलब एफ ऑफ 2 की जो वैल्यू है ये आपकी मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर आपके पास क्या आया कि जो मिनिमम वैल्यू है वो एफ ऑफ 2 पर है, विच इज 5/3। तो मिनिमम वैल्यू बीटा, दिस इज बीटा, तो बीटा की वैल्यू जो आ गई आपकी वो 5/3 आ गई है। अब अब होता है हमारा, अब तो हमारा क्वेश्चन हो रहा है चालू। इस बार की जो न्यूमेरिकल आए थे ना शिफ्ट के, वो थोड़े से टफ और लंबे लंबे हैं। तो बीटा इज इक्वल टू 5/3 हो गया। अब हमारा क्वेश्चन चालू होता है भाई। क्वेश्चन में क्या है कि क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है कि अल्फा, पहले तो लाइन खींच दूं मैं। तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ है कि हमें दिया हुआ है कि हमें फाइंड आउट करना है बीटा -8/3, यानी कि 5 - 8/3, तो -3/3, तो -1 हो जाएगा, ये -1 से लेके 2 अल्फा -1, तो ये 3 हो जाएगा। हमें मैक्सिमम ऑफ, अब यहाँ भी एक क्वेश्चन दे दिया इन्होंने, मैक्सिमम ऑफ 9 - x²/5 - x, कॉमा x। अब इनमें से मैक्सिमम निकालना है हमें, जो मैक्सिमम है उसको वैल्यू को लेना है। अब आपके पास हुआ क्या है कि पहले तो आपका जो इंटरवल था वो x बिलोंग्स टू 0, 2 था, पर अब जो इंटरवल हो गया है वो -1 से लेके 3 का हो गया है। तो यहाँ पर 1 और 2, 0 to 1 के बीच की तो वैल्यू आप निकाल चुके हैं। एफ ऑफ -1 और निकाल लो। एफ ऑफ -1 की वैल्यू क्या हो गई आपकी, 9 - 1/5 + 1 6, यानी कि 8/6, यानी कि क्या हुआ ये 4/3। एफ ऑफ 3 निकाल लेते हैं, 3 इज इक्वल टू क्या है, ये 0 हो गई, ठीक। तो अब मैक्सिमम, अब यहाँ आ जाती है दिक्कत। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर इस इंटरवल में -1 से लेकर 3 तक ये वैल्यू आप निकाल चुके हो। यहाँ पर इस इंटरवल के बीच में आपको ये देखना पड़ेगा कि इनमें से किस x की वैल्यू पर कौन सा बड़ा हो जाता है, मतलब 9 - x² / 5 - x और x में से किस पॉइंट तक
ये 9-x² बड़ा रहता है, मतलब ये वाली चीज देखनी पड़ेगी आपको। 9-x² by 5 - x किस पॉइंट के बाद x से छोटा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे तो 9-x² - 5x + x² by 5 - x इज लेस देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आपके पास x 9 - 5x इज लेस देन और इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू जब ग्रेटर देन 9/5 होती है ना, तो उस पर जो आपका जो फंक्शन है ना, ये मतलब x की वैल्यू है, उस पर x की वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी 9 - x² by 5 - x से। तो यहाँ पर जो आपका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा ना, ये दिस इंटीग्रेशन विल बी चेंजिंग, मतलब ये इंटीग्रेशन आपका किस तरह से चेंज होगा, -1 से लेके 9/5 तक। तो आपका 9 - x² by 5 - x होगा dx, प्लस 9/5 से लेके 3 तक ये होगा x dx। तो आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसे ये वाली चीज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो मैं नीचे कैलकुलेट कर देता हूँ इसको यहाँ पर, जैसे कि, क्योंकि मेरे सही कहीं मेरे पीछे ना आ जाए। तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो -1 से लेके 9/5 तक, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x² - 9 by x - 5 dx। ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो रहा है, प्लस 9/5 से लेके 3 तक x dx। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये हो जाएगा x² - 5, यानी कि x + 5 dx, -1 से लेके 9/5 -4। नहीं, यहाँ मुझे 25 लेके आना चाहिए था, मतलब एक्चुअली मैं क्या क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर x² - 25 + 25 - 9 कर रहा हूँ। तो ये x - 5 हो जाएगा, और ये आपका x - 5 हो जाएगा। तो ये dx हो जाएगा, ये चीज़ कर रहा हूँ। प्लस ये हो जाएगा आपका x² by 3, 1/3 इंटू x², 9/5 से लेके 3। तो ये हो जाएगा x + 5 इंटू dx, -1 से लेके 9/5 तक। और ये हो जाएगा +16 इंटीग्रल -1 से लेके 9/5 तक dx/x - 5, प्लस 1/3 x² 9/5 से लेके 3 तक। अब ये वाली चीज़ थोड़ी सी ये लंबी हो जाती है, तो यहाँ पर क्या होगा, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट तो आप खुद कर सकते हैं। ये x² by 2 हो जाएगा -1 से लेके 9/5 तक, प्लस 5x -1 से लेके 9/5 तक, प्लस 16 log x - 5, ये -1 से लेके 9/5 तक, प्लस 1/3 x² 9/5 से लेके 3 तक। जब इस वैल्यू को आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 18 + 16 log 8/15। ये दिया हुआ आपको α1 + α2, तो α1 की वैल्यू हो गई 18 और α2 की वैल्यू हो गई 16। तो यहाँ पर आपका जो α1 + α2 पूछा गया है ना, α1 + α2 इज 18 + 16 विच इज इक्वल टू योर 34। तो आंसर हो गया आपका 34। तो आंसर 34 आएगा। ये बहुत लंबा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन को आपको छोड़ देना चाहिए। जब भी मुझे ही सॉल्व करने में इतना टाइम लग रहा है, तो आप लोगों को तो और टाइम लगेगा। तो ये 34 है इसका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28, इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट अल्फा, बीटा टू ऑन द एलिप्स। यहाँ पर है आपके पास एक एलिप्स, यहाँ से आपने अल्फा, बीटा पॉइंट से आपने दो टेंजेंट ड्रॉ किए टू द पैराबोला y² = 4ax। ये है पैराबोला, इस पे आपने दो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, एक तो ये और एक और टेंजेंट ड्रॉ कर लो।
सच दैट द स्लोप ऑफ वन टेंजेंट इज 4 टाइम्स द अदर। अब यहाँ पर अगर इसका m1 दिया हुआ है और इसका m स्लोप m2 है, तो एक का स्लोप दूसरे का 4 टाइम्स है। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, m1 इज इक्वल टू सपोज 4m2 है, एंड द वैल्यू ऑफ दिस पूछ रहा है। तो पहली बात तो जो अल्फा बीटा है इस पर लाई करता है, तो यानी कि पास 25 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा, पहली कंडीशन। दूसरा, अगर हमने कोई भी इस टेंजेंट को इसको ऐसे लिया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो हमें पता होता है कि c इज इक्वल टू, अगर ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टेंजेंट होता है, इफ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज टेंजेंट टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो एक कंडीशन होती है c इज इक्वल टू a बाई एम। यहाँ पर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसके वाई स्क्वायर इक्वल 4ax है, यहाँ पर a इज इक्वल टू 1 है। तो यानी कि हमारे पास टेंजेंट की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 1 बाई एम। ठीक है। अब इस पर भी अल्फा, इस टेंजेंट पर भी अल्फा बीटा लाई कर रहा है, तो इसका मतलब बीटा इज इक्वल टू एम अल्फा प्लस 1 बाई एम होगा, यानी कि एम स्क्वायर अल्फा माइनस एम बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि आपके पास m1 प्लस m2 क्या आया, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा आ गया, और m1 m2 इज इक्वल टू 1 बाई अल्फा आ गया। m1 और ये इन दोनों में रिलेशन दिया हुआ है, तो यानी कि 5m2 इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा, और यहाँ पर 4m2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई अल्फा हो गया। तो यानी कि कंडीशन क्या है, 4 इंटू बीटा स्क्वायर बाई 25 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई अल्फा। तो यहाँ पे से आपके पास कंडीशन क्या आती है, 4 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 25 अल्फा। ये आपके पास एक कंडीशन आ गई। ओके, देन द वैल्यू ऑफ, ये पूछ रहा है हमसे, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। आप एक और रिलेशन निकाल सकते हो यहाँ से कि फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 से आपके पास क्या रिलेशन आएगी, 25 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 बीटा स्क्वायर इज 25 अल्फा इज इक्वल टू 1, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन 25। ये एक आपके पास एक और रिलेशन आ गई। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास, अब हम यहाँ पर इसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो 10 अल्फा प्लस 1 आपके पास क्या दिया हुआ है, 10 अल्फा प्लस 1, 10 अल्फा प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस 16 बीटा स्क्वायर, यानी कि 16 बीटा स्क्वायर इज 4 इंटू 4 बीटा स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू 25 अल्फा प्लस 50 होल स्क्वायर। हाँ, तो यानी कि आपके पास क्या हुआ, ये 5 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं आप, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 अल्फा प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस, यहाँ से भी आप क्या ले लोगे बाहर, 50 कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ से आपके पास हो गया 50 स्क्वायर इंटू 2 अल्फा प्लस 1 होल स्क्वायर। तो 25 इंटू 2 अल्फा प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2500 इंटू 2 अल्फा प्लस 1 होल स्क्वायर, यानी कि 2525 इंटू 2 अल्फा प्लस 1 होल स्क्वायर आपको निकालना है। जिसमें से आप ये कर सकते हो कि 2525 इंटू 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा प्लस 1 हो गया ये, तो 2525 इंटू
4 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा की वैल्यू आप 1/25 निकाल चुके हो, +1, तो ये आपका आंसर होना चाहिए 2525 इंटू 29/25। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो 11 × 29, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 2929 आएगा। 10/29 2929, तो ये आपका आंसर होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 29th क्वेश्चन नंबर 29 इज let S be the region bounded by the curve y is equal to x cube and y square is equal to x and y is equal to 2x divides S into two region। पहले तो ये इसके ग्राफ देखने पड़ेंगे, आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, ये एक्चुअली में ये है क्या, कहना क्या चाह रहा है। यहाँ पर पहली बात तो अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो आपका जो पहले जो ग्राफ होगा ना y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, वो कुछ इस तरीके से होगा, और जो दूसरा ग्राफ है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, वो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इस तरह का ग्राफ होगा। ठीक है, मतलब रफ ग्राफ है थोड़ा सा। ऐसा अब ठीक है, ये इस तरह का ग्राफ होगा। ये है आपका ग्राफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, और ये है वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ। वाई इज इक्वल टू 2x है, अब वाई इज इक्वल टू 2x जो लाइन होगी, वाई इज इक्वल टू 2x में लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। वाई इज इक्वल टू 2x एक ऐसी लाइन है, मान लो ऐसे जा रही है ये, वाई इज इक्वल टू 2x, और क्योंकि मॉड x दिया हुआ है तो यहाँ पर एक लाइन ये इधर भी जाएगी ऐसे करके। अब ये जो लाइन है ये है आपकी y इज इक्वल टू 2x लाइन। तो इट डिवाइड्स द दिस डिवाइड्स द रीजन S इनटू टू रीजन्स ऑफ एरिया R1 एंड R2। अब एक तो रीजन जो है मैं शेडेड कर देता हूँ, ये रीजन है आपका R1, ये वाला जो रीजन है ना ये R1 है, और जो दूसरा वाला जो रीजन है ये है R2। ये है R2 रीजन। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे ना, सबसे पहले तो आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे। जैसे एक पहले पॉइंट ए निकालोगे और एक बी निकालोगे। अब ए क्या है, ए है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 2x। तो ए इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 2x का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ए कैसे निकलेगा, 4x² इज इक्वल टू एक्स। तो यानी कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x मस्ट बी इक्वल टू 1/4। तो यानी कि हमें सिर्फ x से ही मतलब है, तो ये जो वैल्यू हो गई x इज इक्वल टू 1/4 हो गई। और b कैसे आएगा, b आएगा अगर हम y इज इक्वल टू एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम देखें वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स पावर 6 हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू एक्स पावर 6। तो इससे क्या होगा, एक्स पावर 5 इज इक्वल टू 1, यानी कि x की वैल्यू 1 आ रही है। तो यहाँ पर आपके पास जो पॉइंट हो गए, ये एक एक्स इज इक्वल टू 1/4 और एक x इज इक्वल टू 1, यानी कि आपने जो दूसरा पॉइंट निकाल लिया है वो 1 निकाल लिया है। अब तो बस इंटीग्रेशन निकाल करना है हमें। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब रीजन R1 निकालोगे ना, तो फॉर रीजन R1 के लिए क्या होगा, दिस दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रल 0 से लेके 1/4 √x माइनस 2x dx। ये तो हो गया आपका रीजन R1। और जो दूसरा जो रीजन है, दूसरा रीजन अगर हम देखें तो R1 प्लस R2 का जो रीजन आता है, ये क्या होगा, ये होगा इंटीग्रल 0 से लेके 1 तक √x माइनस x³ dx। R1 प्लस R2 हो गई।
तो इनको इंटीग्रेट कर देते हैं फटाफट। तो R1 विल बी इक्वल टू एक्स पावर 3/2 अपॉन 3/2। तो ये होगा 0 से लेके 1/4 तक माइनस 2 × x² 2, 2 कैंसिल कर दो, 0 से लेके 1/4 तक। तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2/3 इंटू 1/4 होल पावर 3/2, यानी कि 1/2 होल क्यूब, यानी कि 1/8 हो जाएगा ये। 1/8 माइनस 1/16। तो 2 4 ज़ा 8, ये 1/12 हो गया माइनस 1/16। तो ये क्या हुआ, 16 माइनस 12, 4/12 इंटू 16। तो ये 1/48 हो गया। यानी कि आपका जो रीजन 1 है, रीजन 1 का जो एरिया है वो है 1/48। अब रीजन 2 निकाल लेते हैं। जहां पर रीजन R1 प्लस R2 की जो वैल्यू होगी, R1 प्लस R2 विल बी इक्वल टू एक्स पावर 3/2, 2/3, 0 से लेके 1 तक, माइनस एक्स पावर 4/4, 0 से लेके 1 तक। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, 2/3 माइनस 1/4। तो 8 माइनस 3/12, 5/12। तो रीजन अब पूछा है इन्होंने R1। अब यहाँ पर ये R1 प्लस R2 आया है आपके पास। तो यहाँ पर R1 प्लस R2 में से आपको R1 माइनस करना पड़ेगा, यानी कि R2 विल बी इक्वल टू 5/12 माइनस 1/48, यानी कि 20 माइनस 1/48, यानी कि 19/48। 19/48 आपको R2 की वैल्यू आई, और R1 की जो वैल्यू आई है वो है 1/48। तो इसका मतलब R2/R1 विल बी व्हाट, R2/R1 विल बी इक्वल टू 19। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 30, इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस इज √2h। अरे ये तो, ये वाला क्वेश्चन इजी दे दिया। तो ये जो लास्ट, इसमें क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का तो फॉर्मूला हमें पता होता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है d, दिस इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ a1 वेक्टर माइनस a2 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 बाई मॉड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। अब अगर कुछ बच्चों को अगर ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें b1 b2 a1 b2 क्या है, तो मैं बता देता हूँ। अगर दो लाइंस आपके पास ये होती हैं, अगर r वेक्टर पहली लाइन है आपके पास L1, r वेक्टर इज इक्वल टू a1 प्लस लेमडा b1, और दूसरी लाइन है L2, r वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस लेमडा b2 वेक्टर। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस वो होता है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो ये होता है। अब इसको कैसे आता है ये मैं आपको, ये तो अगर आप पूछोगे तो मैं बता दूंगा, लेकिन यहाँ पर अगर मैं समझाने बैठा तो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर बस मैं लिख लेता हूँ। a1 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस 3k कैप, और a2 वेक्टर इज माइनस जे कैप प्लस 2k कैप है, और b1 वेक्टर इज आई कैप माइनस ए जे कैप, और b2 वेक्टर इज आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। तो यहाँ पर पहले b1 वेक्टर प्लस b2 वेक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट। तो दिस विल बी इक्वल टू आई जे के 1 माइनस ए 0, 1 माइनस 1 1। तो b1 प्लस b2 इज आई इंटू माइनस ए माइनस जे इंटू 1 प्लस के इंटू माइनस 1 प्लस ए। तो यानी कि क्या हुआ, माइनस ए आई कैप माइनस जे कैप प्लस -1 प्लस ए के कैप। ये आपका b1 प्लस b2 हो गया। a1 वेक्टर माइनस a2 वेक्टर क्या हो गया, ये हुआ माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप।
और मॉड्यूलस ऑफ b1 क्रॉस b2 कितना हो गया, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस वन प्लस ए माइनस वन होल स्क्वायर। तो यानी कि क्या हुआ, ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2a² प्लस 2 माइनस 2a, यानी कि √2 इंटू a² माइनस a प्लस वन का स्क्वायर रूट। अब इसमें डाल देते हैं। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है ये क्या हुआ, -i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है हमें, -ai कैप माइनस j कैप प्लस a माइनस वन k कैप से डिवाइडेड बाई √2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस a प्लस वन, दिस इज गिवन टू बी इक्वल टू √2/3। तो यहाँ पर क्या हुआ, a माइनस वन प्लस a माइनस वन बाई √2 इंटू a² माइनस a प्लस वन स्क्वायर रूट इज इक्वल टू √2/3। तो स्क्वायर करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे सिंपल है। तो ये हो गया, इसको अगर आप लिखोगे तो ये 2 इंटू ए माइनस वन हो जाएगा। तो यहाँ से कैंसिल करोगे तो ये √2 हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर करेंगे तो 2 इंटू ए माइनस वन होल स्क्वायर बाई a² माइनस a प्लस वन इज इक्वल टू 2/3। 2 कैंसिल कर दो तो ये हो गया 3a² प्लस 3 माइनस 6a इज इक्वल टू a² माइनस a प्लस वन, यानी कि 2a² प्लस 2 माइनस 5a इज इक्वल टू 0, यानी कि 2a² माइनस 5a प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2a² माइनस 4a माइनस a प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2a इंटू a माइनस 2 माइनस 1 इंटू a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू दो आई है, 2 और 1/2। इंटीग्रल वैल्यू ऑफ a पूछिए तो इंटीग्रल वैल्यू ऑफ a जो होगी वो 2 होगी, तो 2 मस्ट बी योर आंसर। तो आपका ये जो क्वेश्चन है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो चुके हैं। अगर अब इसके जो मैं नेक्स्ट शिफ्ट में नेक्स्ट फिजिक्स के क्वेश्चन लूँगा और फिर उसके बाद केमिस्ट्री के बहुत कम टाइम लेंगे। तो फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करूँगा 24 जून शिफ्ट के और फिर 25 के, और ऐसे आप डेली देखते रहिए, ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। और अगर किसी भी टाइप का कोई डाउट आता है या फिर प्रिपरेशन रिलेटेड आपको कोई कोचिंग ज्वाइन करनी हो, अगर कोचिंग ज्वाइन करनी हो DCM क्लास, तो भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और अगर किसी भी टाइप का वीडियो चाहिए तो वो भी पूछ सकते हैं। अगर आपको पर्सनल कोई डाउट आ रहा है, सॉल्व नहीं हो रहा है कोई क्वेश्चन, तो भी आप मुझसे क्लैरिफाई कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू।